हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया होगा। इसमें बेसिकली व्हाट वी आर अबाउट टू डिस्कस दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसमें आपको बताया था एक एग्जाम्पल देकर रिगार्डिंग द रिजर्वेशन टू SEBCs सोशली एंड एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। आपको बताया था दोनों ही नेम आपको इसमें दिख जाएंगे, जिनको हम एट प्रेजेंट बोलते हैं OBCs। तो उनको 27% रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो बिल था उसको हमने डिस्कस किया था कि कैसे पहले लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर ने प्रपोजल दिया, एग्जीक्यूटिव ने इसको एग्जीक्यूट किया यानी कि इंप्लीमेंट किया, और फिर इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी दैट वर हैंडल्ड बाय द जुडिशरी, उसको सॉल्व किया था फिर जुडिशरी ने। तो ये तीनों अपन ने देखा था इसके अंदर, दैट थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, these three organs, legislature, executive and judiciary, they were in coordination with each other, in cooperation with each other, they don't work individually। अब हम इसको आज फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को कि लेजिस्लेचर। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर का आपको बता दिया मैंने, लास्ट क्लास में बता दिया था एग्जांपल। लेजिस्लेचर का जो फंक्शन होता है दैट इज टू लेजिस्लेट, यानी कि टू मेक लॉज। ठीक है, तो आप पार्लियामेंट बोल सकते हो इसके अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो विधानसभा होती हैं, दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट भी आ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाएंगी। तो अगर हम पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो एक अपन ने पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों ने वो देखा होगा डेफिनेटली, काफी बच्चों के फोन भी आए थे उसके बाद जो रिगार्डिंग इनको प्रॉब्लम्स थी या जो भी। तो आई होप वाला चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है दैट देयर आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एक होता है लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। तो हमने उसमें अच्छे से देखा था कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। पहले तो हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, कितना उसका नंबर है, ये पूरा का पूरा अपन ने उसके अंदर देखा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, और आपको समझ में भी आ गया होगा ये वाला। इसमें आपको बताया था लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, नंबर ज्यादा होता है इस तरह से। और ये भी आपको बताया था कि मेजॉरिटी इज प्रूव्ड ओनली इन द लोकसभा। वहां पे एक वर्ड आपको बताया था कि जब भी कोई नया लॉ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं बिल। बिल बेसिकली क्या है? प्रपोजल फॉर न्यू लॉ, दैट इज कॉल्ड बिल। आज हम इसको देखेंगे अच्छे से कि मनी मैटर्स अगर आप देखेंगे, लोकसभा बहुत ज्यादा पावरफुल है, पूरा लेजिस्लेचर ही एक तरह से पूरा पार्लियामेंट ही, और इसके अंदर लोकसभा खासकर। और अगर पूरे पार्लियामेंट की बात करें तो ये कंट्री के सारे मॉनिटरी मैटर्स को हैंडल करता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा हैंडल करता है। फिर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी की सारी पावर्स, मतलब अगर आप ये बोले कि कंट्री को कहीं से चलाया जा रहा है तो वो कहां से चला जा रहा है? फ्रॉम द पार्लियामेंट। अभी कुछ लॉ आपने देखे होंगे, जिससे CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो पार्लियामेंट से पास किया गया। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाने की बात थी, वो पार्लियामेंट से पास करवाया गया। GST आपने देखा होगा, पार्लियामेंट से पास करवाया गया। ऐसे ही बहुत सारे लॉ आपने रिसेंट टाइम में देखे होंगे। यानी आप नटशेल में इसको ये समझ सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो कंट्री चल रहा है ये कहां से चलता है? उसी पार्लियामेंट की एक तरह से बिल्डिंग से। हाँ, पूरे कंट्री के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, सब कुछ रहता है, बट वो चल कहां से रहा है? फ्रॉम दैट बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो अपन यहां पे बिल की बात करते हैं। बिल दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होगा ऑर्डिनरी बिल, एक क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। और दूसरा हो जाएगा मनी बिल। तो मनी बिल आपको समझ में आ जाएगा, जो मॉनिटरी मैटर्स से रिलेटेड होगा। तो बजट वगैरह ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इन द कैटेगरी ऑफ मॉनिटरी बिल, मनी बिल सॉरी। और बाकी जो दूसरे लॉ बनते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रिपल तलाक हो गया, ऐसे बहुत सारे लॉ जो है ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्डिनरी बिल। बहुत एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है
कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको कि जो मॉनेटरी मैटर्स है मनी बिल और जो नॉर्मल मैटर्स है ऑर्डिनरी बिल। तो पहले अपन ऑर्डिनरी बिल का अपन प्रोसीजर देख लेते हैं। अब देखो समझ लेना इसको कि ऑर्डिनरी बिल या तो कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। केस 1 ये हो सकता है कि ऑर्डिनरी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। केस 1 क्या हो सकता है कि ऑर्डिनरी बिल को कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, लोकसभा में। ये बच्चों हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसा कि हमने डिस्कस किया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना एंड देन यू विल गेट इट डेफिनेटली। आपको फिर अच्छे से पक्का ही समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो केस 1 क्या होगा कि कहां पे बिल को प्रोड्यूस किया जाएगा, कहां पे बिल प्रेजेंट किया जाएगा। बिल जब पास हो जाएगा पार्लियामेंट से तो उसको बोला जाएगा लॉ। तो केस 1 क्या हो जाएगा कि बिल को कहां पे प्रेजेंट करेंगे, इन लोकसभा। या केस 2 ये हो सकता है कि कहां पे प्रेजेंट किया जाए, राज्यसभा। तो यानी कि ऑर्डिनरी बिल के केस में वी कैन से कि इसको लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हैं या राज्यसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर लोकसभा से पास हो गया तो ये कहां पे जाएगा, राज्यसभा। इन द सिमिलर वे राज्यसभा से पास हो गया तो कहां पे जाएगा, लोकसभा। ठीक है। अब ध्यान देना, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद यह जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें समझ लेना। एक तो अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या अगर राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो जो स्पीकर होगा लोकसभा का वो दोनों का बुलाएगा ज्वाइंट सेशन। क्या बुलाएगा बच्चों, ज्वाइंट सेशन। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, लोकसभा की ज्यादा है। तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन के केस में भी ऐसा रहेगा कि लोकसभा, वैसे तो देखो पार्टी के हिसाब से होता है, पार्टी जो लोकसभा में इसको फेवर करेगी बिल्कुल वही राज्यसभा में भी फेवर करेगी, और जो लोकसभा में अपोज करेगी डेफिनेटली वो राज्यसभा में भी क्या कर देगी, अपोज कर देगी। ठीक है। तो लोकसभा में पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा तो कहां पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया दोनों में से एक ने भी तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, और ज्वाइंट सेशन में आप जानते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ये पॉइंट नोट कर लेना। इस केस में भी आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। फिर जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। अब ये ध्यान रख लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना कि प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। एट द मोस्ट जब फर्स्ट टाइम उसके पास साइन करने होने के लिए जाएगा तो वो ये कर सकता है कि अपनी रिकमेंडेशंस के साथ बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज दे। ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना बच्चों। ऑर्डिनरी बिल के केस में रिजेक्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। जब फर्स्ट टाइम उसके पास बिल जाएगा, हो सकता है अगर उसको बिल में कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशंस के साथ बिल वापस कहां पे भेज दे, पार्लियामेंट में। बट इट इज अप टू द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जिस भी हाउस में उसने भेजा है बिल को, ये इनके ऊपर है कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। फिर से इस पे ध्यान देना, इट इज अप टू द लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर ऐसा होता है कि विदाउट इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशंस दे रहा है उसके बिना अगर बिल को वापस वैसा का वैसा भेज दिया जैसा फर्स्ट टाइम में भेजा था, सेकंड टाइम में वैसा का वैसा भेज दिया, तो सेकंड टाइम में तो प्रेसिडेंट को बिल को साइन करना ही पड़ेगा। फिर उसमें प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप ये समझ लेना, ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता।
एट द मोस्ट ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में अगर उसको बिल से कोई दिक्कत हो रही है तो वो वापस भेज दे रिकमेंडेशंस के साथ, और अगर रिकमेंडेशंस नहीं मानता है लेजिस्लेचर तो वो वापस वैसा का वैसा बिल भेज देगा, तो सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं इसके प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशंस के साथ बिल को वापस भेज दिया तो होगा क्या उस टाइम में, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन कंसीडर किया जाता है कंट्री का, सबसे बड़ी पोस्ट है कंट्री में प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेचर को नहीं मानने उसके रिकमेंडेशंस तो बिल को वहीं रोक देता है, वापस नहीं भेजता, क्योंकि वापस भेजना तो एक तरह से प्रेसिडेंट की बात को डिनाई करने जैसा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई बात थोड़ी सी अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहो तो आप मुझे फोन कर लेना इसके रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर है लेजिस्लेचर के पास कि वो बिल वापस भेज दे वैसा का वैसा, और सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन आप इसको ऐसे कंपेयर करो, आपके घर का कोई एल्डर मेंबर है, एल्डेस्ट मेंबर है जो आपके घर का, उसने कोई अगर बात कही और आप उसको नहीं मानना चाहते तो ऐसा भी नहीं करोगे कि आप उस बात के अपोज में कुछ कर दो, क्योंकि आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, उनकी क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो सिमिलर इज द केस ओवर हियर, एक्सक्यूज मी, अगर लेजिस्लेचर को रिकमेंडेशंस नहीं माननी तो बिल को वहीं रोक देगा, वापस नहीं भेजेगा। नॉर्मली ऐसा होता है। इसीलिए अभी अपन आगे करेंगे प्रेसिडेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता है, बट नॉर्मली जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, अभी अपन प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे तो आप ये देखना, जो पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसी पार्टी के किसी लीडर को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। जैसे जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, वो पहले बीजेपी के लीडर थे। इनसे पहले जो प्रणब मुखर्जी थे वो कांग्रेस के लीडर थे, जो जिनकी अभी डेथ हो गई। ही वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रह चुके थे। प्रतिभा पाटिल थी उनसे पहले, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की लीडर थी, ठीक है। तो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। एपीजे अब्दुल कलाम की बात अलग है, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होगा, जिस पार्टी की उस टाइम पे गवर्नमेंट होगी, अभी अपन प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे आगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी का बनाया जाता है। बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज जो यहाँ पे बोली जा रही है, बताई जा रही है, इसमें बहुत आगे तक कंफ्यूजन रहता है कि कैसा क्या है, तो आपको अच्छे से समझना है इस चीज को। इससे आप अपने आसपास जो होते हुए देखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनको देखने का आपका व्यू पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, और आपको बहुत सारी बातें जिनमें कंफ्यूजन रहता होगा वो सारा कंफ्यूजन भी आपका इसमें दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से एक एक बात समझ लेना। ये तो हो गई बच्चों ऑर्डिनरी बिल की बात। रिजेक्ट कर दिया तो ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट बिल को एक बार वापस भेज सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वापस भेज सकता है विद रिकमेंडेशंस। और अगर सेकंड टाइम में बिल वापस भेजा गया इवन विदाउट इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सेकंड टाइम में तो बिल को पास करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन किसी के पास, मतलब प्रेसिडेंट के पास नहीं है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाता है मनी बिल, ठीक है। मनी बिल देख लेना बच्चों अच्छे से। मनी बिल यानी कि जैसे बजट वगैरह होते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन किया गया था 2016 में 8 नवंबर को, जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो भी मनी बिल करके ही प्रेजेंट किया गया। मनी बिल एक तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। कहां पे प्रेजेंट किया जाएगा बच्चों? ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा, यानी राज्यसभा में आएगा ही नहीं। पहले कहां पे आएगा वो? लोकसभा में। लोकसभा में पास हो गया तो कहां पे जाएगा? राज्यसभा में। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर मॉनेटरी मैटर्स में देखा जाए तो सारी की सारी पावर्स लोकसभा के पास ही है। तो यानी कि एक्चुअली सब कुछ क्या होगा, पूरा कंट्री सब कुछ किससे चल रहा है? हम इकोनॉमी की बात करते हैं इस तरह से। अभी कोविड टाइम पे कई लोगों के जॉब्स पे क्राइसिस आया, जो भी हुआ, ठीक है, कईयों की सर्वाइव भी की, कईयों की क्राइसिस आई, ये सब एक्चुअली सब किससे रिलेटेड है? मनी से। तो मनी बिल्स के मैटर में सारी पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड
ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा, राज्यसभा में नहीं आएगा। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, एट द मोस्ट उसको होल्ड करके रख सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। एट द मोस्ट उसको होल्ड करके रख देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। और अगर 14 डेज में राज्यसभा ने मनी बिल को पास नहीं किया तो इट विल बी कंसीडर्ड पास। तो आप बोलेंगे कि फिर तो इससे तो अच्छा है कि राज्यसभा मनी बिल को पास ही कर दे, पर पास नहीं किया, अगर रोक के भी रखा है तो ये शो कर रहा है कि राज्यसभा उस बिल से एग्री नहीं करता है। तो डिमोनेटाइजेशन को इसलिए कैसे प्रेजेंट किया था? एज अ मनी बिल। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करें तो आपको बताया था कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी अभी भी नहीं है राज्यसभा में। भले ही मोदी गवर्नमेंट के पास लोकसभा में अच्छी खासी मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि आपको बताया था राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनका इलेक्शन डिफरेंट टाइप का है। अभी अब कुछ राज्यसभा की बच्चों ये वाला चाहो तो आप क्लास या जो है लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट एक बार आप इसको फिर से देख लेना, ठीक है? उससे आपको फिर से इसमें काफी सारी चीजों का जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा। तो आप बोलोगे फिर तो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं, जब रिजेक्ट ही नहीं कर सकता तो बेटर पास कर दे। बट एटलीस्ट वो क्या कर सकता है, उसको अपना अपोजिशन तो शो कर ही सकता है कि हम नहीं एग्री कर रहे हैं। अब राज्यसभा की कुछ सीट्स वेकेंट हो रही है और वो उसमें से काफी सारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में असेंबली सीट्स है 404, इसमें से 304 बीजेपी के पास है एट प्रेजेंट, योगी गवर्नमेंट, आदित्यनाथ योगी, और उनको 10 अराउंड एमएलए दूसरे एमएलए का भी सपोर्ट है। तो यानी वहां पे उत्तर प्रदेश में एक्चुअली जो अराउंड 8 राज्यसभा सीट्स खाली हो रही है वो लगभग सारी की सारी बीजेपी के पास आने वाली है, ठीक है? क्योंकि आपको बताया था एमएलए दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो अब जो करंट गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, एनडीए की, वो राज्यसभा में मेजोरिटी के पास पहुंच जाएगी, बिल्कुल पास पहुंच जाएगी। बाकी अभी वो जो काफी सारे बिल पास करवाते हैं राज्यसभा से भी, वो दूसरी पार्टीज को कन्विंस करके ऑर्डिनरी बिल वगैरह केस में, ठीक है, दूसरी पार्टीज का सपोर्ट लेके करते हैं। फिर राज्यसभा ने पास कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो 14 डेज में इट विल बी कंसीडर्ड पास। और इसके बाद ये किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अब ऑर्डिनरी बिल के केस में तो आपको बताया था कि प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है फर्स्ट टाइम, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा भी नहीं कर सकता। मनी बिल के केस में फर्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट को फर्स्ट टाइम में ही मनी बिल पे साइन करना पड़ेगा, मतलब वो वापस भी नहीं भेज सकता बिल को विथ हिज रिकमेंडेशंस। यानी कि अगर हम बात अगर पूछा जाए हाउ कैन यू से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी पावर्स ही किसके पास है इस केस में? विथ लोकसभा। सारी पावर्स बच्चों किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा मतलब मनी बिल के केस में तो प्रेसिडेंट को भी एज ए सेड फर्स्ट टाइम में इस पे साइन करना ही होता है, ठीक है? तो ये हो गए दो, ये आपको बता दिए, ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। अब आप बता सकते हो कितने पॉइंट हो गए बच्चों कि लोकसभा राज्यसभा से कैसे पावरफुल है? एक तो हो गया आपका कि मेजोरिटी, नंबर 1 थिंग, सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रूव कर सकते हैं। लोकसभा में प्रूव करनी है, राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जस्ट एक बात कही मैंने कि करंट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी भी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है कि अब ऑब्वियसली बात है जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होगी, ऑब्वियसली बात है वही कंट्री को रूल करेगा, कंट्री को चलाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक आपको बताया था, नहीं बताया था तो फिर से बताया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा? ये खासकर कोलिजन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बच्चों देखते हैं, एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा का कोई लेना देना नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा जिसमें आप कहेंगे कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ कहां पे आएगा? ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोबेबली आपको बता दिया होगा इस क्लास में, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अगर गवर्नमेंट अपना खुद का बिल लोकसभा में पास नहीं करवा सके तो क्या होगा?
इट शोज कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, और ऐसा मोस्टली होता है इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स। किस केस में होता है? कोलिजन गवर्नमेंट्स। क्या अभी आपने थोड़ा टाइम पहले राजस्थान गवर्नमेंट के केस में देखा था कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट वो काफी सारे एमएलए को अपने साथ लेके अलग वे पकड़ लिया था उन्होंने। हालांकि बाद में मैटर सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन इससे पहले जब मध्य प्रदेश में कोविड लॉकडाउन लगने से पहले मध्य प्रदेश में भी सेम सिनेरियो हुआ था। कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, बस वो मेजोरिटी मार्क्स से थोड़ा सा ही ज्यादा था। अराउंड 230 सीट्स है एमपी में, तो कांग्रेस के पास मान लीजिए अराउंड रही होंगी 118 के आसपास थी, मेजोरिटी से थोड़ा सा ही ऊपर थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी एमएलए को अपने साथ लेके अलग हो गए, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। तो बीजेपी ने क्या बोला कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, या फिर अभी समझ लेना इसको, अभी मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शंस भी हैं। बाय इलेक्शन बता रहा ना आपको, ये जो एमएलए अलग हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है डिफेक्शन वगैरह आपको बताया हुआ है, एंटी डिफेक्शन वगैरह, तो कि भाई अगर इस तरह से पार्टी चेंज कर देते हैं तो अगर एक सर्टेन नंबर से कम है, मान लीजिए जितनी स्ट्रेंथ है इसके कम से कम 1/3 मेंबर्स अलग ग्रुप बनाने चाहिए। हाउस में एक बता देता हूं पहले, यहां पे एक और टर्म आ रहा है अभी, डिफेक्शन। डिफेक्शन देखो बच्चों क्या होता है, चेंजिंग द लॉयल्टी। देखो काफी सारी चीजें आती जा रही है यहां पे। लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ कि जीत के तो एक पार्टी के टिकट पे आए इलेक्शन, लेकिन बाद में साइड चेंज कर दी, डिफेक्शन मतलब दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गए। देखो क्या होता है, अपन इसको भी देखते हैं आगे। देखो इसको समझना कि मान लीजिए हाउस की स्ट्रेंथ है, ये सारा हटा रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपन कर रहे हैं, इससे रिगार्डिंग है कि मान लीजिए हाउस की स्ट्रेंथ है 200। जैसे अगर अपन राजस्थान असेंबली की बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ है यहां पे, 200 की मान लीजिए स्ट्रेंथ है। और अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए, 101। कितना नंबर चाहिए बच्चों, 101। अब ए को मिली मान लीजिए सीट्स 96, बी को मिली मान लीजिए कितनी 75, बाकी जो रिमेनिंग सीट्स थी अराउंड 29 सीट्स वो किसके पास चली गई, अदर्स के पास। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट बनाने का इन्विटेशन किसको मिलेगा, ए को, लेकिन ए इज 5 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। तो पहले क्या होता था, ये बी के 5 एमएलए जाके ए के साथ मिल गए। ठीक है, क्यों मिल गए, क्योंकि भाई पोस्ट मिलेगी उनको, मिनिस्टर बनाया जाएगा, प्लस सोचेंगे कि बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीत के आए, खर्चा बहुत होता है, हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया है बहुत अच्छे से, खर्चा बहुत हो गया, अगली बार फिर होगा तो जीते कि नहीं जीते। इंडिया में पता है ना आपको, मोस्ट ऑफ द एमएलएस एमपीज पढ़ा था अपन उसमें, दे लूज द इलेक्शंस, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो 5 जाके इसके साथ मिल गए। फिर रूल आया एंटी डिफेक्शन, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कि कम से कम हाउस में पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 1/3 मेंबर्स अलग होने चाहिए, यानी 75 तो कम से कम कितने जाने चाहिए, 25, नहीं तो मेंबरशिप चली जाएगी, नहीं तो मेंबरशिप क्या हो जाएगा, चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे एमपी में ऐसे ही हुआ, अराउंड 28 एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अलग हो गए, और बीजेपी को स्ट्रेंथ थी यहां पे कितनी, अराउंड 105 की। तो ऑब्वियस सी बात है जो 28 अलग हुए, 1/3 नंबर नहीं है तो उनकी तो मेंबरशिप चली गई। तो हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ ये कितनी हो गई, 202। तो जो सीएम थे, इस चीज को आपको बार बार रिवाइंड करके देखना है बच्चों, एक बार में ये समझ में नहीं आएगी प्रोबेबली, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कॉल करना। अब हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 202। तो अब बीजेपी ने मेजोरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने
ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब जो 28 गए हैं उनके लिए बाय इलेक्शन होगा, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए अब क्या जरूरी है कि कम से कम वो इन 28 में से मतलब बीजेपी के लिए 11 सीटें जीत के आए। वो सब अब बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 11 सीटें जीत के आए, क्योंकि 230 का नंबर है तो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 116 चाहिए। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब समझना किस किस कंडीशन में आएगा। जैसे आपको ये वाला एग्जांपल बताया राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, या ऐसा भी हो सकता है कोलिजन गवर्नमेंट्स के केस में होगा। कोई पार्टी, जैसे आपको अटल बिहारी वाजपेयी वाला एग्जांपल डिस्कस किया अपन ने बहुत अच्छे से कि कोलिजन गवर्नमेंट्स थी, पार्टी सपोर्ट वापस ले लेती थी। तो अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया और स्ट्रेंथ कम हो गई, या गवर्नमेंट खुद का ही बिल लोकसभा में पास नहीं करवा पाए, ये भी कोलिजन गवर्नमेंट के केस में होगा मोस्टली, तो अपोजिशन क्या लेके आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ कहां पे आता है, ओनली एंड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं आएगा। यहां पे आई थिंक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगेन वही बोला, वापस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट चैप्टर आप एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि अपन ने वो पहले किया था अच्छे से। ठीक है, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। फिर अपन क्या पॉइंट बताएंगे कि ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का नंबर ज्यादा है, तो मोर पावरफुल। और फिर आप बताओगे पॉइंट 4 कि मनी बिल के केस में तो सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, लोकसभा के पास। राज्यसभा में न बिल प्रेजेंट होगा और न ही राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। एट द मोस्ट राज्यसभा मनी बिल को होल्ड करके रख सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज में पास नहीं किया तो इट विल बी कंसिडर्ड पास। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। बच्चों एक और चीज देखी थी अपन ने, एग्जीक्यूटिव। वैसे तो आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव का मीनिंग हुआ दैट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड मतलब एग्जीक्यूटिव का बताया था आपको जो लॉ बनाए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो आपको बताया था ये जो आईएएस वगैरह होते हैं दे आर एग्जीक्यूटिव्स। यहां पे अपन इसका थोड़ा सा और देखेंगे। एग्जीक्यूटिव में देखो, एग्जीक्यूटिव इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक हो जाएगा आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वही होते हैं ये जैसे आईएएस एक्सेट्रा, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट का मतलब ये हमेशा बने रहेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है बच्चों, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वेरियस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये एमपीज भी होते हैं। आपको बताया था ना स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट में, टू बी अ मिनिस्टर A person need to be an MP, member of parliament। वो किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। अब जैसे लोकसभा में 543 प्लस 2 वो हो गए तो 543 इलेक्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन राज्यसभा की बात करें तो 233 इलेक्ट हो गया है। इनमें से जो कई सीनियर होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है and they are called political executive। they are the head of various ministries। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर के अंडर में बहुत सारे आईएएस काम करते होंगे। जैसे होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, तो इंडिया के जितने भी मान लीजिए कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर यानी कि आईएएस, वो सारे के सारे एक तरह से किसके कंट्रोल में है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में। ठीक है, तो
आप उसको ऐसे समझो, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे एफिशिएंट होगा, सीनियरिटी भी क्राइटेरिया होता है, उसको क्या बनाया जाएगा? कैप्टन। फिर सेकंड नंबर पे होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? वाइस कैप्टन। इस तरह से, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दे आर द मिनिस्टर्स। तो अपन ने क्या पढ़ा था उसके अंदर, जब अपन रिजर्वेशन वाले बिल की बात कर रहे थे, कि भाई पहले तो मिनिस्टर ने अनाउंस किया। कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आपको बताया अभी इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्टर्स प्रपोजल लाते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बनाना, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रिपेयर करना, वो इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये होते हैं सेलेक्टेड, यानी कि एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हो गए? इलेक्टेड, इनका इलेक्शन हुआ है। परमानेंट है तो यानी कि परमानेंट हमेशा बने रहेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए जाए। ये हो सकता है कि पोस्ट इनकी चेंज होती रहे, ठीक है। ये होगा कि इनकी पोस्ट चेंज होती रहेगी, लेकिन आईएएस है तो आईएएस बना रहेगा, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है इनके केस में। दे चेंज विद द चेंज इन गवर्नमेंट। जैसे अगर सेम पार्टी की भी गवर्नमेंट आई, पहले भी बीजेपी की थी 2014 से 2019, अभी भी बीजेपी की है, प्राइम मिनिस्टर तो वही है, पर पहले होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, वो अब हो गए डिफेंस मिनिस्टर। और अब होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, अभी वो एक्सपायर हो गए। पहले फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, वो एक्सपायर हो गई। अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। प्लस गवर्नमेंट जब चल रही होती है 5 इयर्स की, उसमें भी कई बार मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं, मिनिस्टर्स को हटा भी देते हैं। और गवर्नमेंट गई अगर, जैसे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी टिल 2014, ठीक है, तो उस समय तो सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पी चिदम्बरम, हुआ करते थे डिफेंस मिनिस्टर, हुआ करते थे ए.के. एंटनी, हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। तो गवर्नमेंट चेंज हुई, पार्टी की गवर्नमेंट चेंज हुई, मतलब पार्टी चेंज हुई, तो पुराने सारे मिनिस्टर्स जाएंगे, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के थे, और सारे मिनिस्टर नए आएंगे। इनफैक्ट अगर सेम पार्टी की गवर्नमेंट आई है, तो भी जरूरी नहीं है कि जो लास्ट टाइम होम मिनिस्टर था वो इस टाइम भी होम मिनिस्टर है, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो चेंज होते हैं, रहते हैं, मिनिस्टर्स को हटा भी देते हैं। तो दे चेंज विद द चेंज इन गवर्नमेंट, जबकि ये हमेशा आईएएस बना रहेगा। बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मोर पावरफुल, यानी कि मिनिस्ट्री में क्या होगा ये डिसाइड मिनिस्टर करेगा, ठीक है। किसी भी मिनिस्ट्री में क्या होना है ये डिसीजन मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर लेगा। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मोर पावरफुल। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वही करेगा जो करने के लिए उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलेगा, यानी कि कौन बोलेगा? मिनिस्टर। तो ये आई होप अब आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनके लिए एवरी ईयर एग्जाम होते ही हैं, आईएएस वगैरह के एग्जाम होते हैं। स्टेट की बात करें तो आरएस वगैरह का एग्जाम लिए जाते हैं इस तरह से। अब देखो बच्चों, मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। नॉर्मली इसका नंबर 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। हम ये भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, अ पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन मिनिस्ट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे जो अरुण जेटली थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और काफी टाइम के लिए उन्होंने अलॉन्ग विद फाइनेंस मिनिस्ट्री ही आल्सो हैंडल द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये भी ध्यान रखना, एक पर्सन एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकता है। कई बार प्राइम मिनिस्टर्स के पास, प्राइम मिनिस्टर तो है ही, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास कई बार बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं,
ठीक है, जैसे अभी अगर स्टेट की बात करें तो अशोक गहलोत जो है वो सीएम तो है ही, प्लस राजस्थान की जो होम मिनिस्ट्री है उसका भी कंट्रोल सीएम के पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। ठीक है, दिस थिंग ऑल्सो हैपन्स। तो ऐसा भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली कोई मिनिस्ट्री नहीं संभालता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही बहुत सारा वर्क हो गया, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का सुपरविजन करना है। प्राइम मिनिस्टर मतलब सबका सुपरविजन कर रहा है, कैसे सबका कोऑर्डिनेशन कर रहा है कैसे। पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे, जैसे ऐसा था कि इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पे वो होम मिनिस्ट्री भी हैंडल कर रही थी। ठीक है, तो दिस माइट ऑल्सो हैपन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, नॉर्मली 60 to 80 नंबर होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वो हाउस की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर राजस्थान की बात करें, नंबर ऑफ एमएलए राजस्थान में है 200, तो यहां पे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स राजस्थान में 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो नेक्स्ट ईयर जब अपन एनटीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लेंगे हम एक टॉपिक अलग से, उसमें बताऊंगा आपको कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हाउस की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब अपन बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे मेन होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कौन हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? ही इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, इनका नंबर होता है 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है या गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो प्राइम मिनिस्टर ले रहा है सिर्फ इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह से, जो 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और ये इनका ग्रुप हो गया, कोर ग्रुप हो गया। इसमें भी कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको कोर मिनिस्ट्रीज बोला जाता है। कोर मतलब मेन, इसमें आ जाता है एक होम मिनिस्ट्री। आप देखते होंगे गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर है उसको बनाया जाता है होम मिनिस्टर। तो अभी आप देखते होंगे कि अगर करंट प्राइम मिनिस्टर के बाद, मतलब जो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा किसी का नाम सुनाई देता है तो वो किसका नाम सुनाई देता है? अमित शाह जी का। एंड ही इज द होम मिनिस्टर। कोविड टाइम में उनको भी कोविड हुआ तो अभी थोड़ा नहीं आ रहा है, बाकी आप देख रहे होंगे जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई और वो सबसे मेन सेकंड लीडर थे बीजेपी के, उससे पहले वो प्रेसिडेंट थे, उससे पहले वो बीजेपी के क्या थे? प्रेसिडेंट। यानी आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुई। ठीक है, उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में कैसे कह सकते हैं बीजेपी ने सेकंड टाइम इतनी ज्यादा मेजोरिटी लेके आई। प्राइम मिनिस्टर जो होम स्टेट से ही है, गुजरात से, प्राइम मिनिस्टर को वो तब से असिस्ट कर रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस टाइम में अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे और फिर अब वो सेंट्रल में होम मिनिस्टर है। ऐसे ही जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर भी थे, प्लस ही वाज डेप्यूटी पीएम आल्सो। अभी कोई डेप्यूटी पीएम नहीं है, लेकिन पोस्ट चाहे तो कर सकते हैं क्रिएट। ऐसे ही आप सुनते होंगे व्हेन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो भी होम मिनिस्टर थे और साथ के साथ ही वो कौन सी पोस्ट हेल्प करते थे? ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, पूरी कंट्री का डिफेंस सब कुछ कंट्रोल में है। राजनाथ सिंह ये पहले होम मिनिस्टर थे और 2014 में जब बीजेपी जीती थी उस टाइम पे बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं ये। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री आप समझ ही सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में आई गई। अरुण जेटली मोदी जी के क्लोज फ्रेंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ आपको पता है वो और क्या हैंडल करते थे? डिफेंस मिनिस्ट्री। काफी टाइम के लिए, पूरे 5 साल के लिए नहीं, लेकिन काफी टाइम के लिए। 2014 में जब बीजेपी जीती और इतनी सीट्स आई बीजेपी को 282, अकेले बीजेपी को, एनडीए को तो और ज्यादा थी, तो भी उस टाइम पे अरुण जेटली खुद इलेक्शन हार गए।
तो राज्यसभा आपको बताया ना एक तरह से बैकडोर है। कई लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते लेकिन वो इतने केपेबल होते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी जरूरत होती है। तो वो इलेक्शन हार गए अमृतसर से, तो उनको पार्लियामेंट में भेजा गया राज्यसभा के थ्रू, और उस समय उनको बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही वो 5 साल के लिए, काफी टाइम के लिए वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, बहुत बड़े लॉयर थे, अभी वो एक्सपायर हो गए थे। और फिर आ जाती है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एस जयशंकर ये भी इलेक्शन नहीं जीते हैं, इनको राज्यसभा से भेजा गया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। तो सोचो अभी चाइना के साथ जो हमारा इतना इशू चल रहा है, या जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को बोला कि भाई ये गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2-3 नेशंस को छोड़ के लाइक टर्की, मलेशिया, बाकी पूरा वर्ल्ड, इनफैक्ट सारे के सारे इस्लामिक नेशन, सऊदी अरब, यूएई, ये सब भी इंडिया के साथ ही खड़े हुए थे। और वो किसकी वजह से थे? बिकॉज ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कोऑर्डिनेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी चाइना के साथ जो हमारा इशू चल रहा है, बॉर्डर इशू, तो उसमें भी अमेरिका वगैरह जो हमारे सपोर्ट में है, तो वो भी किसके एफर्ट्स की वजह से है? ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री। एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, ये मीडिया वगैरह में नहीं आते ज्यादा, ये साइलेंटली अपना वर्क कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी को देखते हुए आईएफएस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यानी पहले क्या था एक तरह से परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए इनको क्या बनाया गया इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर राज्यसभा से भेज के। ये कोर मिनिस्ट्रीज हैं। एक्चुअली तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा कंट्री प्राइम मिनिस्टर और ये 4 मिनिस्ट्रीज चला रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेलवे मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल इज द करंट रेलवे मिनिस्टर। पूरी आपको रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से आता है। More than 10 lakh people, they are directly engaged with the railways. ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतना इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये कोर मिनिस्ट्रीज हैं, टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जैसे स्मृति ईरानी वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रकाश जावड़ेकर और भी कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते रहते हैं, आपने देखेंगे। नितिन गडकरी एक है, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो ये ट्रांसपोर्ट वाला जो है हाईवेज वगैरह का जो है वो उसके रिलेटेड पूरा देख रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद फिर आ जाता है डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर का क्या फंक्शन होगा? टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे होम मिनिस्ट्री में कैबिनेट डेप्यूटी मिनिस्टर, या इनको अपन बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अमित शाह होम मिनिस्टर है, तो इतनी बड़ी होम मिनिस्ट्री है, तो इनको असिस्ट करने के लिए और डेप्यूटी मिनिस्टर है, या अपन इनको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो किरण रिजिजू, ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द होम मिनिस्ट्री। इनका नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में एक ही डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगेन ये चीज आपको 2-3 बार रिवाइज करके देखनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आ जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो लिखा है विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये समझना थोड़ा सा, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखो ये तो किसको रिपोर्ट करना है? कैबिनेट मिनिस्टर, तो पीएम। डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को अपने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का होगा। कई बार कई न्यू मिनिस्ट्रीज बनानी पड़ती हैं, टाइम चेंज होता है ना। जैसे अभी कोई मिनिस्ट्री बनाई गई कॉर्पोरेट अफेयर्स की, हो सकता है कोई अलग से बना दे, हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, पर कोई स्पेस से रिलेटेड अलग से बना दी जाए। आईटी इतना बढ़ गया तो कोई आईटी रोबोटिक्स की अलग मिनिस्ट्री बना दी जाए। नई नई मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है जो उस लेवल की नहीं है, वो मिनिस्ट्रियां उस लेवल की, बट नहीं। जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई। जैसे इंडिया में जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने लगी तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस क्या होते हैं? ये टाटास, बिरलास, अंबानीस, दे आर द कॉर्पोरेट हाउसेस। तो इनके बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो अब कई बार क्या होता है, इसका चार्ज किसी एक्सपर्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाया जाता है। हो सकता है उसकी एज इतनी ज्यादा नहीं हो, लेकिन वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ये है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही, रैंक तो इसके जैसी है इसकी,
लेकिन पावर ज्यादा है, क्योंकि ये सीधा किसको रिपोर्ट करेगा? पीएम को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये सीधा किसको रिपोर्ट कर रहा है? ही इज रिपोर्टिंग पीएम। ये उतनी पावरफुल नहीं है कैबिनेट मिनिस्ट्री जितनी, लेकिन इससे ज्यादा है पावर, क्योंकि यहां तो सारे डिसीजन इनका कैबिनेट मिनिस्टर लेगा, लेकिन ये अपनी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है कि इसके हेड पे किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बिठाया जाए, लेकिन अलग मिनिस्ट्री चाहिए भी, तो एक टाइप ऑफ मिनिस्टर हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बोलो डिवाइड करके थोड़ा देख लेना। इसलिए इसका हेड बनाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और ये सीधा किसको रिपोर्ट करेंगे? पीएम को। ये आप अपने इसमें बना लेना नोट्स में। तो ओवरऑल नंबर होता है 60 to 80, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 15 से 20, उसमें भी ये 4 कोर मिनिस्ट्रीज हैं, 5th है रेलवे। तो आप ये मान लीजिए, और खासकर जो करंट प्राइम मिनिस्टर इतने स्ट्रांग है, अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह का, तो आप ये मान लीजिए पूरा कंट्री बेसिकली ये 5 जने जो डिसाइड कर रहे हैं, सबसे इनपुट लेते होंगे, सारा कंडीशन देखते होंगे, बट कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी इन्हीं की है। तो बच्चों, आज अपन लेक्चर यहां पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे जितनी देर लगे इसको कवर करने में, लेकिन इसको अच्छे से रिवाइंड करके देखना। एंड प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो अगेन, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।